जानने के लिए देखिए साइंस स्पार्क शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में सभी जिलों के डीएम को चुनाव आयोग का निर्देश, निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बूथ चयन पर राजनीतिक दलों की सलाह को करें नजरअंदाज। अवैध कफ सिरप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत कई के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद स्थित ठिकानों पर छापे। दो दिन बाद 14 तारीख को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। कल दोपहर लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में 6.7 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप, सुनामी की चेतावनी के मद्देनजर मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। और शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा को किया खारिज, कहा मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली केयरटेकर सरकार में निष्पक्ष नहीं हो सकते चुनाव। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को नया निर्देश दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सों में मतदान केंद्र बनाने को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की सलाह को नजरअंदाज किया जाए। ये निर्देश तब आया है जब अलग अलग दलों की ओर से इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही थी। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार कुछ दलों का मानना है कि निजी फ्लैट कॉम्प्लेक्सों में मतदान केंद्र बनने से निवासियों को परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सों में बूथ बनने से बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं को काफ़ी सुविधा मिलती है, क्योंकि उन्हें स्कूल या अन्य मतदान केंद्र तक नहीं जाना पड़ता। गुरुवार रात आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर को भेजे गए पत्र में नाराजगी जताई गई कि राज्य के किसी भी जिले से निजी मल्टी टावर कॉम्प्लेक्स की सूची नहीं भेजी गई। आयोग ने कहा कि यह जिला अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है, जिसे गंभीरता से नहीं निभाया गया। आयोग ने निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन के बाद यानी कि 16 दिसंबर के बाद सभी जिले तुरंत सर्वे कराएं। इस सर्वे में ऊंची इमारतें, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, RWA कॉलोनियां, झुग्गी बस्तियां और वो सभी गेटेड कम्युनिटीज शामिल होंगी जहां कम से कम 250 घर या 500 मतदाता मौजूद हों। जिला अधिकारी ग्राउंड फ्लोर पर उपलब्ध कमरों की जानकारी जुटाकर वहां मतदान केंद्र बनाए जाने की संभावना का विवरण देंगे। निर्वाचन आयोग ने ये पूरा काम 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने के आदेश दिए हैं। और SIR पर बंगाल में ममता बनर्जी के तेवर दिन प्रतिदिन तल्ख होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने राज्य की महिलाओं को भी SIR के खिलाफ लामबंद कर रही हैं। ममता ने अपने भड़काऊ भाषण में कृष्णा नगर की रैली में क्या क्या बातें कही हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, मैं अपनी नागरिकता क्यों साबित करूं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। तो भड़काऊ भाषण के लिए जानी जाती हैं ममता बनर्जी, और एक बार फिर उन्होंने अपने भाषण में ये बातें कही कि ये बिहार नहीं बंगाल है, महिलाएं आगे लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे रहेंगे। तो SIR की प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी ने भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम कटा तो बर्दाश्त मत करना। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो कि लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है, उसकी व्यवस्था बनाए रखना, और उस बीच वो किस तरह से भड़काऊ भाषण दे रही हैं। किसी को जबरन निकाला तो वापस लाने का तरीका भी आता है, ये भी उन्होंने अपनी बात में कहा। तो किस तरह से शांति व्यवस्था भंग करने का काम ही एक तरह से
मुख्यमंत्री के हाथों किया जाता हुआ नजर आ रहा है, वो उनके इस भड़काऊ भाषण के माध्यम से समझा जा सकता है। अब ममता बनर्जी ने एसआईआर के लिए फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन उनका नाम फ्लैग्ड या मार्क्ड वोटर की श्रेणी में आता है। आखिर क्या कहता है चुनाव आयोग का ये कानून, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ईसीआई की कानून की धारा 4D कहती है कि न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारियों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में रहेंगे। खेल, कला, संस्कृति जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम ड्राफ्ट में रहेंगे। उसके साथ साथ सामान्य मतदाताओं की तरफ फॉर्म, दस्तावेज जमा करने होंगे। यानी कि आपके नाम तो रहेंगे, लेकिन आपको फॉर्म और दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसे व्यक्ति फ्लैग्ड या मार्क्ड वोटर की श्रेणी में हैं। ममता बनर्जी का नाम भी फ्लैग्ड वोटर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ईसीआई की कानून की धारा 4D ये तमाम बातें कह रही है। मुख्यमंत्री समेत कुछ श्रेणी में लोग आते हैं जिनको विशेष सुरक्षा कवच हासिल होता है। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया से घबराई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साध रही हैं। वो राज्य के लोगों को उकसा रही हैं कि अगर एसआईआर में नाम कट जाए तो उस समय तक धरना दो जब तक नाम जुड़ ना जाए। ममता ने आरोप लगाया कि जिला अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए भाजपा दिल्ली से लोग भेज रही है। पिछले रविवार को कोलकाता में हुए 5 लाख कंठों से गीता पाठ नामक कार्यक्रम को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो गीता पाठ किया, गीता पाठ तो हम सब घर पर करते हैं, जिसकी जब ज़रूरत होती है, उसके लिए पब्लिक मीटिंग करने की आखिर क्या ज़रूरत। ठाकुर देवता हृदय में रहते हैं, जो अल्लाह से दुआ मांगता है मन ही मन मांगता है, और रमज़ान के समय या नमाज के समय एक साथ जाते हैं। जब दुर्गा पूजा होती है सब लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध के बीच में ममता बनर्जी लगातार अपने बयान दे रही हैं। 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसमें यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में ये रियायत दी गई है। तमिलनाडु और गुजरात में एनुमरेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 19 दिसंबर की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में एनुमरेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर की गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 23 दिसंबर की गई है। उत्तर प्रदेश में एनुमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर की गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। तो ये संशोधित तिथियां हैं जो आगे बढ़ाई गई हैं। ईडी ने उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के कारोबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में जांच के सिलसिले में कई राज्यों में छापेमारी की है। ये छापेमारी झारखंड और गुजरात और उत्तर प्रदेश के 25 ठिकानों पर की जा रही है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने अवैध व्यापार के लिए कफ सिरप बनाने वाले और सप्लाई करने वाले धोखेबाज लोगों पर पिछले 2 महीनों में दर्ज 30 एफआईआर के आधार पर ये कार्रवाई की है। मामले में लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में कई शिकायतें दर्ज थीं। ये शिकायतें कोडिन आधारित कफ सिरप की अवैध जमाखोरी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के मामले में थी। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी फरार है और माना जा रहा है कि वो दुबई में है। उसके पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। इस मामले की समन्वित जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया है और उत्तर प्रदेश को 2 दिनों में यानी कि 14 तारीख को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए कल प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो नामांकन होने के 24 से 48 घंटों के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में नामांकन पत्र लिए जाएंगे।
जबकि केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल 14 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराएंगे। तो यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में कुछ नाम इस समय आगे चल रहे हैं। कौन कौन से वो नाम हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ओबीसी वर्ग में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नाम भी इस समय चर्चा में है। तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर कई कयास हैं, कई नाम इस दौड़ में शामिल हैं। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं, जहां बाबूराम निषाद, डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, ये वो नाम हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा हरीश द्विवेदी का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये 2 दिनों के बाद स्पष्ट होगा। पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ये वो नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 6:30 बजे अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार शिवराज पाटिल का घर पर ही उपचार चल रहा था। देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाटिल अपने लंबे राजनीतिक जीवन में केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। 12 अक्टूबर 1935 को जन्मे शिवराज पाटिल महाराष्ट्र के लातूर से 7 बार सांसद रहे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर भी उन्होंने काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चकुरकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं साझा करते हुए लिखा कि वरिष्ठ राजनीतिक नेता श्री शिवराज पाटिल जी के निधन से हमने एक प्रख्यात जन व्यक्तित्व को खो दिया है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और दीर्घकालिक सांसद सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पर अपने शोक संदेश में पीएम ने उन्हें एक अनुभवी नेता बताया और कहा कि उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम किया। वो समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई। सबसे हाल की मुलाकात तब हुई जब वो कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे। प्रधानमंत्री ने शिवराज पाटिल से हुई मुलाकात का एक फोटो भी साझा किया। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर अपनी संवेदनाएं साझा करते हुए लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चकुरकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ। कई दशकों के अपने करियर में पाटिल जी सार्वजनिक मामलों के अपने व्यापक ज्ञान और समर्पित सेवा के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने अपना दुख जताते हुए कहा कि वो उनके सम्मानित वरिष्ठ सहयोगी थे, जिनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे और कई यादगार पल रहे। एक महान राजनेता पाटिल ने महत्वपूर्ण संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए राष्ट्र की सेवा की और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
रुक करते हैं अन्य खबरों का। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द भारत लाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अब तेज हो गई है। ये दोनों हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को कल थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिया गया था। वहीं कल इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपियों ने याचिका में जान को खतरा होने और मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन समर्थन में सबूत न होने की वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को देश छोड़ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 7 दिसंबर की रात 1:17 पर टिकट बुक होता है और सुबह 5:20 की फ्लाइट से आरोपी थाईलैंड रवाना हुए थे। इस बीच गोवा पुलिस अजय गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि गोवा अग्निकांड 6 दिसंबर की रात में हुआ, जिसमें 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ट्रैजिक फायर इंसिडेंट के बाद हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोगों को सस्पेंड किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक तरह से हम चला रहे थे। जो एक्चुअल क्लब के ओनर 3 लोग थे, उसमें से एक को दिल्ली में ही अरेस्ट किया। उसके बाद यानी तुरंत उसी दिन भागने वाले उसके जो 2 ओनर थे, इसके लिए हमने उसी दिन LOC खोली और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए कहा। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं, उनको वो गोवा में लाएंगे। जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ और बाकी जो लोग बचे हैं, उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है कि जो 25 लोगों की जो मौत है, उनको न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो लूथरा ब्रदर्स पर क्या क्या आरोप हैं, एक बार आपको वो भी बताते हैं। दरअसल लापरवाही और खतरनाक कृत्य से निर्दोष लोगों की मौत का इन पर आरोप है। मौत की आशंका वाले कृत्य भी हैं। इसके अलावा दूसरों की जान खतरे में डालना, ये आरोप भी लूथरा ब्रदर्स पर हैं। लापरवाही से निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना, जिस तरह से जो लोग यहां पहुंचे और उनकी मौत हुई, उसको लेकर के तमाम आरोप इन लूथरा ब्रदर्स पर हैं। निर्दोष लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने के साथ साथ साझी मंशा से अपराध किए जाने का आरोप और उसके अलावा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी यहां पर हुआ, ये आरोप भी है। और फर्जी और अवैध NOC, असुरक्षित परिसर, ये वो तमाम आरोप जो लूथरा ब्रदर्स पर लग रहे हैं। जब भारत उनका प्रत्यर्पण होगा तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा गोवा अग्निकांड के टाइमलाइन पर भी आपको एक दिखाते हैं और एक नजर डाल लेते हैं कि 6 दिसंबर से अब तक आखिर एक के बाद एक क्या क्या हुआ। तो गोवा के बीच नाइट क्लब में ये भीषण आग लगी थी। 6 दिसंबर 2025 की वो तारीख थी जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इस हादसे में घायल हुए थे। फायर NOC और सुरक्षा मानकों में बड़े उल्लंघन भी यहाँ पर सामने आए थे, जो हम आपको बता रहे थे कि लूथरा ब्रदर्स पर क्या क्या आरोप हैं। 7 और 8 दिसंबर के दौरान की अगर बात करें तो गोवा पुलिस ने कार्रवाई की। गैर इरादतन हत्या सहित कई गंभीर धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई। लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस भी इनके खिलाफ जारी किया गया। वो तारीख थी 9 दिसंबर साल 2025। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट भी रद्द करने की कार्रवाई की गई। तो एक के बाद एक इस हादसे के बाद किस तरह से कार्रवाई की गई, उस क्रोनोलॉजी को आपको बता रहे हैं। दिल्ली की कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स ने अपनी जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज किया गया और भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण प्रक्रिया में अब सक्रिय हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें अब पकड़ा जा चुका है। और बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में आज एक बस सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई और पलट गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही बस में ड्राइवर और कंडक्टर सहित 37 लोग सवार थे। इनमें से 6 लोग सुरक्षित हैं। पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया है कि दुर्घटना एक दुर्गा मंदिर के पास चित्तूर मारेदुमिल्ली घाट सड़क पर सुबह करीब 4:30 बजे हुई। बस पलट गई और वहीं फंस गई। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस यात्री चित्तूर से तेलंगाना के भद्राचलम में श्री राम मंदिर जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान भी किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से मैं व्यथित हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इधर अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 लोगों की जान चली गई। चकलागम इलाके में मजदूरों से भरा एक ट्रक पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में कुल 22 मजदूर सवार थे जो असम के रहने वाले थे। हादसे में 17 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और एक व्यक्ति को जीवित निकाला गया है। 17 शवों को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार रात को हुई थी, लेकिन इसका पता 2 दिन बाद चला जब हादसे में अकेला बचा व्यक्ति चिपरा GREF कैंप पहुंचने में कामयाब रहा और अधिकारियों को अलर्ट किया। यह हादसा 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हयू लियांग चागला गांव सड़क पर हुआ। सुरक्षा बल बाकी लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खराब मौसम, अस्थिर जमीन और ज्यादा ऊंचाई ऑपरेशन को और मुश्किल बना रही है। हालांकि राहत और बचाव दल घटनास्थल पर अपना बचाव अभियान लगातार चला रहे हैं। राज्य के अधिकारी प्रभावित परिवारों की मदद करने और मुश्किल बचाव अभियान पर नजर रखने के लिए अंजा जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। संसद पर हुए हमले की घटना के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को आज राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज DD न्यूज़ के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित की प्रस्तुति को साझा किया है। ये सुभाषित सीख दे रहा है कि क्रोध हमारा ही नुकसान करता है और अवनति का कारण बनता है। क्रोधः प्राणहरः शत्रुः क्रोधो मित्रमुखो रिपुः क्रोधो ह्यसिर्महातीक्ष्णः सर्वं क्रोधोपकर्षति। क्रोध प्राण घातक शत्रु है तथा मित्र के रूप में व्यवहार करने वाले शत्रु के समान है। तीक्ष्ण तलवार के समान यह क्रोध सब प्रकार से अवनति का कारण बनता है। Anger is like a deadly enemy. Anger is like a foe in the garb of a friend.
Anger is like a sword which leads to the downfall of its bearer. और साउथ के थलाइवा यानी रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें पीएम मोदी से लेकर अभिनेता धनुष तक हर किसी ने प्यार भरे संदेश के जरिए बधाइयां दी हैं। उनकी एक झलक के लिए उनके फैंस बेताब हैं। आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक उनके घर के बाहर मौजूद रहे। दीवारों पर उनकी फिल्म के पोस्टर भी लगाए गए हैं। वहीं प्रशंसकों ने मदुरई के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दरअसल इस खास दिन को उनके फैंस किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि थिरू रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन के खास मौके पर बधाई। उनके अभिनय ने कई पीढ़ियों को अपनी ओर खींचा है और खूब तारीफ लूटी है। उनके काम में अलग अलग रोल और जॉनर शामिल हैं जो लगातार नए बेंचमार्क सेट करते हैं। ये साल उनके लिए खास रहा है क्योंकि उन्होंने फिल्मों की दुनिया में 50 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी तमिल संगमम 4.0 के थीम का काशी के स्कूलों पर असर देखा जा सकता है। 8वीं कक्षा तक बच्चे तमिल सीख रहे हैं। साथ ही बच्चे आपस में तमिल में बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं शिक्षक और बच्चे तमिल भाषा को लेकर खासे उत्साहित भी हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का थीम तमिल कर कलाम यानी आओ तमिल सीखे है। तमिलनाडु से आए करीब 50 शिक्षक स्कूलों में तमिल भाषा सिखा रहे हैं। वो इसे लेकर बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बच्चे उन्हें सम्मान तो दे ही रहे हैं, साथ ही बड़े लगन और उत्साह से तमिल सीख रहे हैं। I came here to teach Tamil in Varanasi schools. Students are very interestingly learning Tamil. I feel very happy to teach Tamil here. ये अलग बात है कि स्कूल के बच्चे 8वीं कक्षा के हैं, लेकिन इनमें गजब का जोश है। साथ ही वे पूरी लगन से तमिल भाषा सीख भी रहे हैं। वहीं इस अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। Our teacher is very interactive and teaching us very nicely. It is very beneficial for us and for our future as we are getting to learn a new language which will help us in our future. I am very thankful to our government that they are providing us this opportunity to learn Tamil. I would like to express my deepest gratitude to our government for giving us this opportunity to learn Tamil. I think it is very important for a student to learn new languages and new skills. We are learning Tamil and I'm very glad that I got the opportunity to learn Tamil, and the teacher is very great and she's teaching with great enthusiasm and we are also learning, which is a very good subject. स्कूल प्रबंधन भी तमिल सिखाने के केंद्र सरकार के प्रयास को लेकर काफी प्रसन्न है और इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मानकर इसमें बच्चों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। It's a very good opportunity for children and for the school as we are having, along with the co-curricular activities and the curricular activities, children also has got an opportunity to learn this language called Tamil, an ancient language, and I see children are coming with a lot of interest and they are showing enthusiasm in learning, and after the class they come and show me the copies. I see in them a lot of smile and a lot of interest for learning, and I have also made the children to be aware of the language and they are very happy about it. And this is also, government is giving us one of the provision for children to know something new, something of the ancient language of the southern India, and they have got this opportunity. I feel children are great and they will enrich by it. Thank you. तमिल भाषा सीखने का उत्साह स्कूल के बच्चों में तो है ही, तमिलनाडु से आए शिक्षकों में भी जबरदस्त उत्साह है।
बच्चे मन के सच्चे सीख रहे हैं एक नई भाषा जो प्राचीनतम भाषा में से है, वह है तमिल। और सोच है इस बार के काशी तमिल संगमम की कि आओ तमिल सीखें। ये बच्चे भाषा सीखने में जितना उत्साह दिखा रहे हैं उतना ही आनंदित हैं इसको सीखकर, और सरकार को, केंद्र सरकार को ख़ास तौर से वो धन्यवाद कर रहे हैं कि उनको यह अपॉर्चुनिटी मिली है। और यह अपॉर्चुनिटी उन्हें इसलिए मिली है कि वो काशी में हैं, काशी लॉर्ड शिवा की नगरी, वो तो ये जानते ही हैं, लेकिन यह भी बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, सेंट मैरीज स्कूल, वाराणसी। काशी में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। वहीं दक्षिण भारत में कहते हैं कि जीवन में एक बार गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसे में काशी तमिल संगमम 4.0 के अभियान के तहत आए आगंतुकों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ लिया। काशी अपने आप में एक पुण्य स्थली है और विशेष इसलिए कि यहाँ माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं। और जिस प्रकार उत्तर भारत के लोगों में गंगा स्नान से पुण्य लाभ की स्वीकार्यता है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी गंगा स्नान से पाप समाप्त होने और पुण्य लाभ की स्वीकार्यता समान रूप से ही है। काशी तमिल संगमम में जो लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। We went to Kashi Vishwanath temple, Annapurni Ji temple and Vishalakshi Amman temple, and we saw Ganga Aarti. Today we had a immense pleasure to have a Ganga Snan in Ganga. It is a very much divine place. We are eagerly waiting for this. We are very much pleasure to have this trip. And thanks to everyone who are organizing this, and thanks to Narendra Modi ji. We have came here to visit Gangai Tirtham. This is, like very holy and spiritual place it is. According to our Hindu culture in our lifetime before our death, at least once we have to come to Kashi. Very thanks to Modi ji for giving this wonderful opportunity. गंगा स्नान वेदों में, पुराणों में या यूं कहें कि संपूर्ण सनातन परंपरा में वर्णित है। इसे हम अपनी परंपरा के रूप में देखते हैं। किसी भी पर्व या धार्मिक अनुष्ठान में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वह भी काशी में। जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं प्रत्येक दिन दर्शन करने के पश्चात गंगा में स्नान करते हैं। दक्षिण भारत में एक एक गांव में काशी में आना, गंगा स्नान करना, बाबा का दर्शन करना, इसको लेके बहुत ही विशेष श्रद्धा उनके मन में रहता है। दीपावली के दिन विशेष रूप से वहाँ पूछते हैं, गंगा स्नान हुआ, एक एक लोग दीपावली के दिन पूछते हैं। कलौ गंगैव कलम, कली में जो है गंगा का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए गंगा स्नान करने से कई करोड़ों जन्म का पाप का नाश होता है। माँ गंगा का मान उतना ही है जितना काशी विश्वनाथ का। कहते हैं गंगा का घर है काशी, इसलिए बाबा को गंगाधर भी कहते हैं। गंगा स्नान का अपना महत्व है, वेदों में भी वर्णित है कि किस तरह से पुण्य लाभ मिलता है, पाप का नाश होता है। काशी तमिल संगमम 4 में जो भी समूह में सदस्य आ रहे हैं वो यह पुण्य लाभ पा रहे हैं गंगा स्नान करके, और सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य सरकार ने उन्हें दिया कि वो काशी दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और गंगा स्नान का पुण्य लाभ पा सकें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत आज छठा समूह काशी पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर बड़े ही जोरदार तरीके से समूह का स्वागत किया गया, जिसे लेकर आगंतुक भाव विभोर नजर आए और उन्होंने इस आयोजन के लिए सरकार और काशी के लोगों का धन्यवाद किया।
वहीं तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता के अन्नामलाई ने काशी तमिल संगमम को लेकर कहा कि इस अभियान से दोनों भाग के लोगों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और भी प्रगाढ़ हुई है। हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने के अन्नामलाई से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण चल रहा है। बहुत सारे गणमान्य अतिथि, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर आ रहे हैं और तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई जी हमारे साथ में। आपने क्या देखा, क्या समझा और क्या पाया? एक संगमम प्रीवियस संगमम का ऊपर बिल्ड हो रहा। फोर्थ संगमम इज लर्निंग तमिल. So this Sangamam, I see more participation of the local public. So it is increasing, and a lot of people are learning basic Tamil also. I also saw a lot of Tamil Kashi Tamil Sangamam yatris. Kal 220 admita. So they are trying to learn basics of Hindi. क्या है वो alphabet क्या है? So I'm seeing a lot of intermingling. That is क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या चेंज आ रहा है हमारे तमिल भाई बहनों के, जो अगर हम तमिलनाडु की बात करें वहां पर, और लोग क्या सोच रहे हैं इन आपस में जो रिलेशन, हमारा बॉन्डिंग जो बढ़ रहा है? 500 till now about 10,000 people काशी तमिल संगम में participate total 4 years में. So we have to understand seeing is believing. One person comes here, देख रहा हो, इधर काशी का कल्चर देख रहा, वापस तमिलनाडु is coming, he's telling his relatives, friends what is happening he or she. So that is why the Kashi Tamil Sangam has become a big spirited discourse in Tamil Nadu. One, everybody knows, okay, whatever some people talk about North India or some people talk about South India, it is all only political baat. So people welcome me. Sir, every year last year, the first train reaches at 2 o'clock in the morning. 300 people from Kashi are in the railway station in this cold to receive our people. Seeing is believing. Immediately your mind opens up, oh, 400 people have come to receive me, and everywhere there is a smile, sir. Pura Varanasi, Namo Ghat, everywhere there is a smile. People know, okay, एक भारत है, कल्चर में थोड़ा सा अलग अलग है, बट भारतीय कल्चर एक है। क्या कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, जिसमें एक भारत को हम श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, और उन पॉलिटिशियंस को जो अभी तक तोड़ते रहे हैं? So for me, the biggest contribution of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, among many contributions, is building the spirit of Ek Bharat and Shresth Bharat. He has built it personally over the last 11 years and he has invested so much in building this. जैसा कि अन्नामलाई जी कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के क्षेत्रों में ट्रैवल करें, और खासतौर से हमारी जो जेनजी जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अपनी युवा पीढ़ी बोलते हैं, अगर वो ट्रैवल करेंगे तो वाकई जो अगली जनरेशन या अगला जो भारत हम देख रहे हैं बनता हुआ, वो एक भारत तो है ही है, श्रेष्ठ भारत भी रहेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध, अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 17 से 19 दिसंबर तक सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। ट्रेडिशनल मेडिसिन पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव। सर, ये जो WHO का सेकंड सम्मेलन हो रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है भारत की वजह से? 2023 में भी इसका हमने गुजरात में पहला समिट सफलता के साथ हमने वहाँ पर किया था। अभी और ये 2025 में दूसरी बार ये जिम्मेदारी हमारे भारत को मिलना, और इस पर भारत के ट्रेडिशनल दवाइयों के ऊपर विश्वास जो है वो उसमें बतलाता है। यह समिट पारंपरिक चिकित्सा को
मुख्य धारा में लाने के वैश्विक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस साल का थीम क्या है और क्यों ऐसा रखा गया है थीम? इस साल का जो थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। आज दुनिया संतुलित, रोकथाम आधारित और व्यक्ति केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल की ओर देख रही है। पारंपरिक चिकित्सा हमेशा से शरीर, प्रकृति, समाज के बीच सामंजस्य पर आधारित है और हमारी ये जो थीम है उसी पे आधारित है। कितने प्रतिनिधि की उम्मीद करते हैं कि वो जो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे? इस साल इस WHO के ग्लोबल समिट में लगभग 110 कंट्री के प्रतिनिधि सहभागी हो रहे हैं और उसमें से 20 कंट्री के स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसमें जो है मंत्रीगण तो है ही, नीतिगण है, उसमें नीति निर्माता, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्योग जगत के पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अश्वगंधा पर एक अलग से सेशन रखा गया है, उसके पीछे क्या कारण है? ये जो अश्वगंधा हमारा जो मेडिसिनल प्लांट है वो भारत की सबसे प्रतिष्ठित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन की गई औषधि वनस्पतियों में से एक है। यह परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच एक मजबूत पुल का काम भी करता है। इस साइड इवेंट में के माध्यम से हम उसके पारंपरिक महत्व और आज के समय में उसकी वैश्विक उपयोगिता को उजागर करेंगे। यह भारत की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति दर्शाती है कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के एजेंडा को कितनी प्राथमिकता दे रहा है और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए भी कितना गंभीर है। कैमरामैन योगेश के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में शासन व्यवस्था को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन किया है। अब तक दिल्ली 11 जिलों में विभाजित थी, जिसे बढ़ाकर 13 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नए जिलों के गठन से प्रशासनिक कार्य आसान होंगे और लोगों को सेवाएं तेजी से मिलेंगी। नई सूची में 3 नए जिले ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर दिल्ली शामिल किए गए हैं। वहीं पुराने 11 जिलों में से शादरा जिले को हटा दिया गया है। अब दिल्ली के कुल 13 जिले साउथ ईस्ट, ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ न्यू दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ और वेस्ट होंगे। नई संरचना में सब डिवीजन भी 33 से बढ़ाकर 39 किए जा रहे हैं ताकि अधिकारियों पर काम का बोझ संतुलित रहे। इसके साथ ही संपत्ति पंजीकरण को पारदर्शी बनाने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। भारत 2047 तक औद्योगिक महाशक्ति बनेगा, ये लक्ष्य केंद्र सरकार ने तो तय किया ही है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG और Z47 की नई रिपोर्ट ने भी इस दिशा में भारत की प्रगति की पुष्टि की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2047 तक वैश्विक औद्योगिक महाशक्ति बनने की राह पर है, जिसमें GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% से बढ़कर 25% तक पहुंचने का लक्ष्य है। रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोटिव एवं इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और फार्मा को $25 ट्रिलियन के संभावित औद्योगिक अवसर के 5 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। भारत की सेमीकंडक्टर मांग 2030 तक $117 अरब तक पहुंच सकती है। अब देश में बिकने वाले 99% मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना की सफलता को दर्शाता है। रिपोर्ट में नोएडा, चेन्नई, होसूर और धोलेरा जैसे उभरते मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता में समय से पहले हासिल हुई प्रगति को भी रेखांकित किया गया है। विशेषज्ञों ने अनुसंधान और विकास, डिजाइन, प्रतिभा विकास और मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भारत 2047 तक वैश्विक औद्योगिक नेतृत्व हासिल कर सके। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में आज 6.7 तीव्रता का भूकंप आने से हड़कंप मच गया। भूकंप के तेज झटकों से लोग घबरा गए। ये भूकंप सुबह 11:44 पर
आओमोरी प्रांत के तट पर 20 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप के बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMA ने 1 मीटर ऊंची लहरों के लिए सुनामी की एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि इससे पहले इसी सप्ताह सोमवार देर रात इसी इलाके में 7.5 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लीडरशिप वाली अवामी लीग ने बांग्लादेश के 12 फरवरी के आम चुनाव शेड्यूल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी ने चुनाव आयोग और अंतरिम सरकार की चुनावी तैयारी को गैर कानूनी और पारदर्शी नहीं बताया। बयान में कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली केयरटेकर अथॉरिटी पूरी तरह से एकतरफा है और इसके नियंत्रण में कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। अवामी लीग ने यूनुस के इस्तीफे की मांग की और चेतावनी भी दी कि पार्टी के बिना चुनाव कराना देश को गहरे संकट में धकेलने जैसा होगा। पार्टी ने भविष्य में चुनाव में भाग लेने के लिए शर्तें रखी हैं, जिनमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई, सभी प्रतिबंध हटाना और एक न्यूट्रल केयरटेकर सरकार की स्थापना शामिल है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद ये पहला राष्ट्रीय चुनाव होना था जिसमें लगभग 128 मिलियन वोटर भाग लेने वाले हैं। अब देश में राजनीतिक अनिश्चितता और चुनाव की वैधता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद सत्ता से हटने के बाद यहां पहली बार चुनाव होगा। 17 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र अब पूरी तरह बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में अपने अगले नेतृत्व का चयन करेगा। चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो नामांकन दाखिल करने की तारीख 29 दिसंबर है, जबकि जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक और नाम वापसी 20 जनवरी तक होगी। इस बार मुकाबले में खालिदा जिया की BNP सबसे आगे बताई जा रही है, जबकि छात्रों में विद्रोह के बाद प्रतिबंध झेल चुकी जमात इस्लामी फिर सक्रिय दिख रही है। बांग्लादेश में होने वाला 12 फरवरी का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता की दिशा को निर्धारित करेगा। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।